रागिनी की गोद में भी साल भर की बेटी थी। एक बूढ़ी सास थी। परिवार में और कोई नहीं था। वह अपनी बेटी को भी साथ ले गई। दरअसल रागिनी और काशी के बीच इश्कबाजी बहुत पहले से चल रही थी। जब वह लखन से ब्याह कर आई थी उसके पहले से यह सब चल रहा था। वह लखन से शादी नहीं करना चाहती थी। एक तो लखन पैसे वाला नहीं था, दूसरे वह शादी काशी से करना चाहती थी। वह दलित था मगर उसने काफ़ी पैसा बना लिया था। मगर माँ बाप के दबाव के चलते रागिनी को लखन, जो जात से गुजर था, के साथ शादी करनी पड़ी। रागिनी तो शादी के बाद से ही काशी के घर बैठना चाहती थी, मगर समाज के चलते वह ऐसा नहीं कर पाई थी। पर उसने काशी से मेलजोल बनाए रखा। शादी की शुरुआत में तो वे दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। बिरादरी के लोगों ने उसे पकड़ भी लिया, मगर रागिनी ने इस भी परवाह नहीं की। जब रागिनी ज़्यादा बदनाम हो गई तब भी उसने काशी को नहीं छोड़ा। लखन रागिनी का 7 फेरे वाला पति जरूर था, मगर लोगों की निगाह में असली पति काशी था। एक दिन उसकी सास ने कह भी दिया, बहू पराये मर्द के साथ हंस हंस कर बातें करना, घर में घंटों बिठा कर रखना एक शादीशुदा औरत को शोभा नहीं देता है। सास का इतना कहना था कि रागिनी आग बबूला हो गई और बोली, बुढ़िया ज़्यादा उपदेश मत झाड़, चुपचाप पड़ी रह। तेरा बेटा जब भी मेरी मांगें पूरी नहीं कर सकता तब क्यों तूने उसके साथ मेरी शादी की? अगर तेरा बेटा मेरी मांग पूरी कर दे तब मैं छोड़ दूंगी उसे। एक तो तेरे बेटे के साथ फेरे नहीं लेना चाहती थी, मगर मेरे माता पिता के दबाव डालकर तेरे बेटे से फेरे करवा दिए। अब चुपचाप घर में बैठी रह, अपनी राज भर की जबान मत चलाया कर, वरना मैं काशी के घर में बैठने जरा भी देर नहीं करूंगी। उस दिन रागिनी ने अपनी सास को ऐसी कड़वी दवा पिलाई कि वह फिर कुछ न बोल सकी। काशी अब बेझिझक रागिनी के घर आने लगा। रागिनी की हर मांग वह पूरी करता था। वह बन संवर कर रहने लगी। कभी कभी वह काशी के साथ मेला और बाजार भी जाने लगी। शुरू में तो बस्ती वालों ने भी उसकी खूब उंगलियां उठाई, पर बाद में वे भी ठंडे पड़ गए। बस्ती वाले अब कहते थे कि रागिनी को एक नहीं बल्कि 2 पति हैं, फेरे वाला असली पति और बिना फेरे वाला दूसरा पति, मगर बिना फेरे वाला ही उसका असली पति बना हुआ था। इस तरह दिन बीत रहे थे। जब शादी के 5 साल बाद रागिनी पेट से हुई तब उसका बाचपन तो दूर हुआ, मगर एक कलंक भी लगा। रागिनी के पेट में जो बच्चा पल रहा था वह लखन का नहीं बल्कि काशी का था, मगर रागिनी जानती थी वो बच्चा लखन का ही है। बस्ती वालों ने यही रट पकड़ रखी थी, यह बच्चा काशी का ही है, मगर जहर का यह घूंट उसे पीना था। बस्ती वाले कुछ भी कहें, मगर सास को खेलने के लिए खिलौना मिल गया। लखन पिता बन गया और नामर्दगी से उसका पीछा छूट गया। बस्ती वाले और रिश्तेदार सब लखन को ही कोसते कि तू कैसा मर्द है जो अपनी जोरू को काशी के पास जाने से रोक नहीं सकता। घर में आकर काशी तेरी जोर जोर कर डोरे डाल रहा है, तू फिर नामर्द बना हुआ है, निकाल क्यों नहीं देता उसे? लखन तू अपनी लुगाई का खसम नहीं लगता बल्कि तेरी जोरू का खसम काशी लगता है। लखन इस तरह के जाने कितने लांछन बस्ती वालों और रिश्तेदारों के मुंह से सुन चुका था, मगर वह एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता, क्योंकि रागिनी किसी का कहना नहीं मानती थी। कई महीनों से एक पुल बन रहा था, वहां लखन भी मजदूरी कर रहा था, मगर अचानक एक दिन पुल का हिस्सा गिर गया। 6 मजदूर उसमें दब गए, उनमें लखन भी था। हाहाकार मच गया। पुलिस तत्काल वहां गई। पत्रकार उस पुल की क्वालिटी पर सवाल उठाकर ठेकेदार को घेरने लगे और फिर गुस्साई भीड़ वहां जमा होकर पुल का टूटा मलबा हटाया। उन 6 लाशों में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और उनके परिवारों को सौंप दी। जब लखन की लाश झोपड़ी लाई गई तब उसकी मां पछाड़े मारकर रोने लगी। रागिनी लाश पर रोई जरूर, मगर केवल ऊपरी मन से। लोक लाज के लिए उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, मगर वह अब खुद को आज़ाद मान रही थी। समाज की निगाहों में रागिनी विधवा जरूर हो गई थी, मगर वह अपने विधवा को कहाँ मान रही थी। पति का नाम जो सामाजिक खूंटा था उससे वह छुटकारा पा गई थी। लखन तो मिट्टी में समा गया, मगर समाज के रीत रिवाज के मुताबिक 13वीं की रस्म भी निकली थी। समाज के लोग जमा हुए। रसोई क्या क्या बनाया जाए, मिठाई कौन सी बनाई जाए, यह सब लखन की माँ से पूछा गया। तब उसने अपनी बहू से पूछा, बहू कितना पैसा है तेरे पास? मुंहफट रागिनी बोली, तुम तो ऐसे पूछ रही हो सासू माँ जैसे तुम्हारा बेटा खजाना दे गया था। तेरा क्या मतलब है?
सास जरा तीखी आवाज़ में बोली, मतलब यह है सासू माँ, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मगर रस्में तो पूरी करनी पड़ेंगी। तुम करो वह तुम्हारा बेटा। रागिनी ने जवाब दिया, जैसे तेरा कुछ भी नहीं लगता था। वह सवाल करते हुए सास बोली, करना तो पड़ेगा, बिरादरी में नाक कट जाएगी। क्या? देखो अम्मा, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैंने पहले ही कह दिया था, मेरे पास देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। इनकार करते हुए रागिनी बोली, ऐसे इनकार से काम कैसे चलेगा, तिरहमी तो करनी पड़ेगी, चाहे तो इसके लिए अपने गहने बेच दे। सास बोली, मैं गहने क्यों बेचूं? बेटा आपका भी था, आप अपने गहने बेचकर बेटे की तिरहमी कर दीजिए। उल्टे गले पड़ते हुए रागिनी बोली। सास बहू के बीच लड़ाई सी छिड़ गई। दोनों इसी बात पर अड़ी थी। बिरादरी वालों ने देखा दोनों जानी दुश्मन की तरह अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। लोगों के समझाने पर कोई असर नहीं पड़ा है। तब वे तुम लोगों से मिलकर फैसला कर लेना कहकर चले गए। सास ने कभी अपनी बहू के सामने मुंह नहीं खोला। रागिनी भी कम नहीं पड़ी। एक का बेटा था तो दूसरे का पति, मगर किसी को लखन के मरने का गम नहीं था। तब रागिनी ने फैसला किया, कुछ कपड़े बैग में रखे, साथ और में गहने, और अपनी बच्ची को उठाकर वह बोली, अम्मा जी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? सास ने जरा गुस्से में पूछा। मैं काशी के घर जा रही हूँ, आज से वही मेरा सब कुछ है। बेमहया बेशरम, इतनी सी शर्म नहीं है? अपने खसम की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और तू किशन के घर बैठने जा रही है। बिरादरी वाले क्या कहेंगे? सास गुस्से से उबल पड़ी थी। आगे फिर उसी गुस्से से बोली, जब से इस घर में आई है न बेटे को सुख से जीने दिया न मुझे, न जाने किस जन्म का बैर निकाल रही है मुझसे। सास का बड़बड़ाना जारी था, मगर रागिनी को न रुकना था न वह रुकी। चुपचाप झोपड़ी से वह बाहर चली गई। सारी बस्ती ने उसे जाते देखा, मगर कोई कुछ भी नहीं बोला।